हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। हम क्या कर रहे हैं, कुछ छोटा छोटा लेक्चर लेके आएंगे ताकि आप उस चीज़ों को समझ सके और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको अच्छा से डील कर सके, ताकि आगे वाले एग्जाम के लिए आप तैयार हो सके। तो उसी सीरीज के तहत पहला जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हम लोग विषय सूची देख रहे हैं कि पढ़ेंगे कैसे कैसे। तो जो पहला चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, हम लोग परिचय पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे समकालीन सभ्यता पढ़ेंगे, फिर काल निर्धारण पढ़ेंगे, फिर उद्भव का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर महत्वपूर्ण नगर और अंततः हड़प्पा सभ्यता का पतन को पढ़ेंगे। ठीक है। अब इस चैप्टर शुरू करने से पहले हड़प्पा से संबंधित कुछ चित्र को या उसके जो उत्खनन है उसको देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसी के बाद हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो हड़प्पा से संबंधित एक मैप देखते हैं जहां जहां से इसके प्रमुख स्थल की खुदाई हुई है। जो सबसे पहला साइट है वो क्या है, हड़प्पा। फिर देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, फिर देखिएगा चाउंदरो, फिर देखिएगा लोथल, फिर देखिएगा यहाँ कालीबंगा, बनावली। तो ये जो मैप है ये स्पष्ट है, ये पश्चिमी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के संबंधित साइट्स है। तो उसी को देखेंगे और थोड़ा इसको देखते हैं। सबसे पहले देखने के बाद ये देखिए, ये उत्खनन स्थल का एक दृश्य है। उत्खनन स्थल का दृश्य है कि कैसे उत्खनन हुआ है और कैसे लेयर बाय लेवल सभ्यता के विकास हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, तो हड़प्पा स्थल से खुदाई में कुछ चीजें मिली हैं। जैसे आप कांसे की मूर्ति सुने होंगे, नर्तकी की मूर्ति सुने होंगे, विशाल स्नानागार सुने होंगे, फिर पुजारी की मूर्ति सुने होंगे, फिर मातृदेवी की मूर्ति सुने होंगे। ये सब अरेंज किया गया है। फिर एक बार देख लेते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं, फिर जो देख रहे हैं वो क्या है, तो आप लोग पशुपति मोहर पर जो मिला वो है। ये क्या है, तो कुछ जेवर मिले हैं उनका दृश्य है। फिर मिट्टी का जो बर्तन मिला है जिसको मृदभांड बोलते वो है। और फिर कांसे का आप जो सुने होंगे इक्का गाड़ी वो है। फिर आगे देखते हैं, तो देखिएगा हम लोग लगभग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हड़प्पा से। अब समझिए, प्रश्न उठता है कि हड़प्पा सभ्यता का पता कैसे चला। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अपने साम्राज्य का जब विस्तार कर रहे थे तो उन्होंने रेलवे की पटरियां बिछाई ताकि रेलवे से क्या करें, कच्चे माल भारत से ले जाएं और फिनिश गुड इंग्लैंड से लाया जाए और ढुलाई कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। इसलिए उन्होंने भारत में रेलवे का विकास किया। रेलवे के विकास के क्रम में क्या हो रहा था, तो मिट्टी डाल के पटरी को थोड़ा ऊंचा करने का प्रयास कर रहा था। तो जहां से मिट्टी लाई जा रही थी तो मिट्टी के साथ कुछ ईंटें आ जा रही थी। जब उस समय के जो इंजीनियर थे, चार्ल्स मेसन या बाकी जो इंजीनियर थे, उन्होंने जब ईंटों को देखा तो लगा ये ईंट मिट्टी के साथ आ रही है और ईंट देखने में भी काफी पुरानी है, तो कैसे ये ईंट कहाँ से आ रही है। तब इन्होंने जब उस यहाँ के ठेकेदार से पूछा कि भाई ये ईंटें कहाँ से आ रही है, तो ठेकेदार ने कहा कि बगल में एक हड़प्पा नामक गांव है और वहीं से ये ईंटें आ रही है। अब ये लोग जाते हैं, पता करते हैं, लेकिन चूंकि ये लोग इंजीनियर थे, आर्कोलॉजिस्ट नहीं थे, इसलिए बहुत ज्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी। फिर क्या हुआ, तो फिर हुआ क्या कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खुदाई की, इसका उत्खनन करना शुरू किया। जब उत्खनन करना शुरू किया तो जो सभ्यता प्रकाश में आई वो बड़ी नवीन थी, बड़ी प्राचीन थी और अपने समय की बड़ा विस्मरणदायी सभ्यता थी। तो स्वाभाविक है इसके बारे में जिज्ञासा जगी। फिर क्या हुआ, तो जो सबसे पहली समस्या थी, सबसे पहली समस्या क्या थी कि सभ्यता का नाम क्या थे, इस सभ्यता का नाम क्या थे। सबसे पहली समस्या यह थी कि सभ्यता का नाम क्या थे। इसी को हम लोग परिचय बनाए। एक्चुअली क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो उसकी लिपि तो प्रकाश में आ गई थी, लेकिन उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। जब लिपि को नहीं पढ़ पाए थे तो स्वाभाविक है क्या नाम दिया जाए। तो उस समय के जो उत्खनन विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा क्योंकि यह हड़प्पा नामक स्थल से खुदाई पता चला है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दे दिया जाए और इसलिए इसका नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। फिर जैसे जैसे आगे विस्तार बढ़ा, आगे ज्ञान बढ़ा, तो हम लोग क्या पाते हैं कि हड़प्पा के अलावा और कई स्थल मिला, मोहनजोदड़ो, चाउंदरो, लोथल। तो बोला हड़प्पा कहने से उस स्थल विशेष का बोध होता है, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने एक नया नाम बताया, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम दिया कि जो अधिकांश स्थल से सिंधु और उसके सहायक नदी किनारे थे, इसलिए इसका नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। फिर क्या था, इस सभ्यता के उत्खनन से जो अधिकांश वस्तुएं मिली हैं वो कांसे की बनी है, इसलिए इसका एक नाम दे दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता।
और भारतीय इतिहास में पहला बार नगर मिला, इसलिए बोला गया प्रथम नगरीय सभ्यता। तो इनका चार नाम हो गया। पहला क्या बोले? हड़प्पा सभ्यता, दूसरा बोले सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा कांस्ययुगीन सभ्यता, और चौथा प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है, इस नाम का क्या परिप्रेक्ष्य है? क्लियर है? सारा नाम अपने हिसाब में कुछ सोच के डाला गया है। अब आगे आते हैं समकालीन सभ्यता। अब इसके समकालीन कौन कौन सभ्यताएं थी? तो देखोगे इसके समकालीन तीन सभ्यता थी। पहला था टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, और हांगो या पिली नदी किनारे चीन की सभ्यता। तो यहाँ तीन सभ्यता का बात कर रहे हैं। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी यहाँ होना चाहिए। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी किनारे मिस्र की सभ्यता, और हांगहो या पीली नदी किनारे चीन की सभ्यता। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें? पहले परिचय देखें और इसके समकालीन सभ्यता क्या है उसको देखें। अब अगला चैप्टर देखते हैं, अगला सेक्शन देखते हैं, उसमें क्या है? तो हम लोग देखें काल निर्धारण। इसका टाइम पीरियड क्या है? देखिए, काल निर्धारण को लेके आज तक इतिहासकार में विवाद बना हुआ है। यह विवाद क्यों है, पहले उसको समझ लेते हैं, तब इस पर आते हैं। इसको समझने के लिए एक चीज समझ लीजिए, उत्खनन क्या होता है। जैसे हम उत्खनन करते हुए ऊपर से नीचे जाते हैं और हमको लेयर 1 मिला, लेयर 2 मिला और लेयर 3 मिला। लेयर 1 पर मान लीजिए एक्स नामक कोई वस्तु मिला, लेयर 2 पर वाई नामक वस्तु मिला, और लेयर 3 पर जेड नामक वस्तु मिला। तो स्वाभाविक एक विचार आता है, सबसे पुराना कौन होगा? तो सबसे पुराना जेड होगा, क्योंकि सबसे नीचे दबा हुआ है। हाँ, कितना पुराना होगा क्या है उसको लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड में सबसे पुराना जेड है, क्योंकि यह सबसे नीचे दबा हुआ था। ठीक है, तो उत्खनन में क्या होता है, जो सभ्यता सबसे नीचे होंगी वो सबसे पुरानी होंगी, और जो सबसे ऊंची होंगी वो उससे नहीं होंगी। हड़प्पा सभ्यता का जब विकास देखा गया तो वो 3 चरणों में पाया गया। हड़प्पा सभ्यता का विकास देखा गया तो 3 चरणों में पढ़ा गया। इसको एक ग्राफ से अगर समझने का प्रयास करें, हड़प्पा सभ्यता का विकास 3 चरणों में पढ़ा गया। पहला क्या हुआ? ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण से नगरीकरण की ओर पहुंची, और फिर नगरीकरण का फिर पतन हो गया। तो इसको ऐसे बोले, ऐसे नगरीकरण, फिर नगरीकरण अपने एक्सट्रीम पर पहुंचा और फिर यहां से पतन होना शुरू हो गया। तो यहां तक जो है इसको बोलते हैं प्राक हड़प्पा। इसको बोलते हैं प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा कहने का मतलब हो गया कि यह सभ्यता विनगरीकरण की ओर जा रही है। इतना से इतना दूर, इतना से उतना दूर पूर्णतः नगरीकरण तक पहुंच गया है, इसलिए इसको बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा। परिपक्व, परिपक्व हड़प्पा। ठीक है, इसको बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा। और इसके बाद पतन शुरू हो गया, इसको बोलते हैं उत्तर हड़प्पा, या बोलते हैं प्रवर्ती हड़प्पा। प्रवर्ती हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा। तो स्वाभाविक कि 3 चरणों में विकास मिला है, और उत्खनन में तीनों चरणों के साक्ष्य मिले हैं। अब उत्खनन के साथ क्या है तो उसको भी समझ लेते हैं। अब जैसे देखिए, हम देख रहे हैं ये कई चरणों में बना हुआ है। एक लेयर मान लीजिए ये है, एक लेयर मान लीजिए ये है, एक लेयर मान लीजिए ये है। अब इतिहासकारों के बीच विवाद क्या बना हुआ है? कुछ इतिहासकार बोलते हैं लेयर 1 परिपक्व हड़प्पा है, कुछ इतिहासकार बोलते हैं लेयर 2 हड़प्पा है, कुछ इतिहासकार बोलते हैं लेयर 3 हड़प्पा है। तो स्वाभाविक है स्तर को लेकर जो विवाद है वो अभी तक सुलझा नहीं है, और सबने अपना तर्क दिया है कि कौन लेयर 1 क्यों है, लेयर 2 क्यों है, लेयर 3 क्यों है। इसलिए कार्बन डेटिंग का विकास हो जाने के बाद भी आज तक यह विवाद बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व डेट क्या है। इसलिए इतिहासकारों ने एक सामान्य तिथि मान्यता रखी है 2350 से 1750। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक काल निर्धारण में क्या रखा गया है, हड़प्पा सभ्यता की तिथि को लेकर के विषय में सभी इतिहासकार एकमत नहीं है। इसकी समान तिथि 2350 से 1750 निर्धारित की गई है। मतलब इन लोगों ने विचार रखा है, तो कहीं भी डेट को लेके कभी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन आए हड़प्पा की तिथि क्या है, 2350 से 1750 रख देना है, क्योंकि एनसीईआरटी इसी डाटा को फॉलो कर रहा है। अब अगला प्रश्न उठता है कि इसका उद्भव कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, ये जानना जरूरी है। 2 चीज बड़ा विचार था। पहला विचार था कि इसका उद्भव कैसे हुआ, और दूसरा विचार इसका पतन कैसे हुआ। स्वाभाविक उत्खनन करने के बाद ये 2 समस्याओं पर जवाब देना जरूरी था। एक चीज याद रखिएगा,
जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो उस समय अंग्रेजों का शासन था और इतिहास लेखन किसके हाथ में था? तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों के हाथ में। साम्राज्यवादी इतिहासकार का मकसद क्या होता था कि जो भी अच्छी चीजें हुई हैं वो पश्चिम की देन है और जो भी बुराइयां हैं भारत में है, ताकि वो साबित कर सके कि हम गोरे लोग हैं और गोरे लोग का दायित्व बनता है कि काले लोगों को शव बनाया जाए। इसलिए देखिएगा जो सिद्धांत है उद्भव का सिद्धांत, यह भी इसी विचारधारा से प्रेरित था। पहला सिद्धांत बोलते हैं विसरणवादी सिद्धांत। विसरणवादी सिद्धांत, विसरणवादी सिद्धांत। विसरणवादी सिद्धांत क्या कहता है? विसरणवादी सिद्धांत दो तर्क रखता है। पहला तर्क रखता है हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमी सभ्यता की देन है। वो कहते हैं पश्चिमी सभ्यता का यहाँ तात्पर्य क्या हो गया? मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पश्चिम में जब मेसोपोटामिया में चाहे हड़प्पा सभ्यता में से पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ, और वो कहते हैं कि क्या हुआ जब मिस्र में या मेसोपोटामिया में नगरीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया तो वहीं के लोग यहाँ भारत आए और उन्होंने इस सभ्यता का निर्माण कर लिया। पहला तर्क रखते हैं कि मिस्र मिस्र और मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। पहला तर्क रखते हैं। फिर दूसरा तर्क क्या रखते हैं? दूसरा तर्क रखते हैं यह भी संभावना है कि भारत के लोग पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आए और उन्होंने वहां से सीख कर इस हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कर लिया। तो स्वाभाविक है दोनों दोनों जो विचारधारा है यही साबित करने का प्रयास कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारतीयों की देन नहीं है, इसका निर्माण पश्चिमी सभ्यता के सहयोग से हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक्चुअली ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि भारत में कुछ नयापन आ ही नहीं सकता है। नयापन जब भी आएगा तो पश्चिम के सहयोग से आएगा और हम भी पश्चिम से आए हैं, इसलिए भारत में विकास कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े इस विचारधारा पर प्रश्न लग गया। पहला प्रश्न यह लगा कि अगर हड़प्पा सभ्यता का निर्माण पश्चिम के सभ्यता के लोगों ने किया है तो क्या कारण है कि हड़प्पा की लिपि और पश्चिमी लिपि में कोई समानता नहीं है? दूसरा प्रश्न बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन पश्चिमी सभ्यता से मेल क्यों नहीं खाता है? उन्होंने तर्क रखा अगर पश्चिम के लोग आके यहाँ बसेंगे तो क्या नया धर्म भी स्वीकार कर लेंगे, नया राजनीतिक प्रणाली भी डेवलप कर लेंगे, क्या वो पुरानी लिपि छोड़ देंगे? ये सब जब विचार आया तो पहला कथन पर प्रश्न लग गया। दूसरा चीज क्या आया? दूसरा बोला कि अगर भारत के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग पश्चिम सभ्यता से सीखते हैं तो क्या कारण है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है? क्या कारण है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है? क्या कारण है कि ग्रिड प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है? तो इन दो तर्कों के आधार पर यह स्थापित कर दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी सभ्यता की देन नहीं है, इसकी भारतीय उत्पत्ति है। ठीक है, अब देखिए क्या हो, जो दूसरा सिद्धांत दिया गया वो दिया गया क्रमिक उत्थान का सिद्धांत। क्रमिक उत्थान का सिद्धांत क्या होता है? तो क्रमिक उत्थान के सिद्धांत को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। क्रमिक उत्थान सिद्धांत में क्या कहा गया कि देखो जी, कृषि आई, कृषि में अधिशेष बढ़ा, कृषि में अधिशेष बढ़ा, अधिशेष बढ़ा। अधिशेष का मतलब होता है, अधिशेष का मतलब होता है मान लीजिए मिस्टर एक्स 100 केजी गेहूं उपजा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनकी सालाना जरूरत कितनी, उनकी जरूरत कितनी है? उनकी जरूरत है 30 केजी। मान लीजिए उनकी जरूरत है 40-75 केजी, उनके पास रेस्ट कितना बन गया? 30 केजी गेहूं बच गया। अब इस 30 केजी गेहूं का बदले में क्या चाहेंगे? इसको फेंक देंगे ऐसा तो है नहीं, ये चाहेंगे इस गेहूं के बदले में इनको तेल मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, या साधारण शब्दों में कहे इस गेहूं के बदले कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो इनकी जरूरत पूरा कर सके। और जब यही सब जब एक्सचेंज होना शुरू होता है तो यही धीरे धीरे क्या बोलता है, वस्तु विनिमय का रूप लेता है। और यही वस्तु विनिमय आगे चलकर व्यापार का रूप ले लेता है, और यही वस्तु विनिमय आगे चलकर व्यापार का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जैसे जैसे कृषि में विकास हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, अधिशेष बढ़ गया। अब स्वाभाविक है जैसे जैसे अधिशेष बढ़ेगा वैसे वैसे व्यापार बढ़ेगा, और जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, नगरों का विकास होना शुरू हो जाएगा।
तो इन्होंने कहा कि यह हड़प्पा सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता की अपनी देन है। उन्होंने कृषि में विकास किया, फिर कृषि से व्यापार में विकास किया और व्यापार के कारण नगरीकरण का विकास हुआ। इसलिए इस सभ्यता को बोला जाता है क्रमिक उत्थान का सिद्धांत, मतलब धीरे धीरे क्रम से इसका विकास होना शुरू हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है महत्वपूर्ण नगर एवं नगर योजना। अधिकांश एग्जाम में प्रश्न यहीं से आते हैं, महत्वपूर्ण नगर एवं नगर योजना। अब महत्वपूर्ण नगर का बात कीजिएगा तो सबसे पहला महत्वपूर्ण नगर कौन था जो खुदाई हुआ था? वो था हड़प्पा सभ्यता, वो था हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो देख लीजिए तो क्या बोल रहा है, थोड़ा नीचे इसको ऊपर करते हैं, देखिए तो क्या बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता का मतलब हो गया पूरा का पूरा सभ्यता, और हड़प्पा का मतलब हो गया हड़प्पा नगर जहां खुदाई हुई थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी, थोड़ा गलती है, थोड़ा सा दिक्कत है, रावी नदी, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, रावी नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी ने 1921 में इसका उत्खनन प्रारंभ किया था। अब यहां से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं? यहां से निम्नलिखित वस्तुओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ। क्या बोले हैं? कांसे का इक्का, दूसरा क्या बोले हैं? शंख का बना बैल, तीसरा क्या बोले हैं? बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, चौथा क्या है? गेहूं एवं जौ के दाने, फिर विशाल अन्नागार, 2 कमरे का बैरक, वृत्ताकार चबूतरा, R37 कब्रिस्तान। अब देखो पहले समझ लेते हैं कि शब्द है क्या। जैसे कांसे का इक्का, इक्का का मतलब हुआ थोड़ा बैलगाड़ी से छोटा, और टमटम जो तांगा गाड़ी होता है उससे बड़ा गाड़ी, उसी को बोलते हैं कांसे का इक्का, चूंकि कांसे से बना होता है इसलिए बोला कांसे का इक्का। शंख का बना बैल, बैल जो शंख से बना हुआ है, शंख से चूड़ियां बनती है उसी तरह बैल बना हुआ है शंख का। फिर बने बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। आप बर्तन देखिएगा तो बर्तन पर कई चित्र दिखते हैं, जैसे जैसे देख लीजिए यही एक बर्तन है, ये क्या है? मृदभांड है, इस पर एक क्या चित्र बना हुआ है। उसी तरह एक चित्र बना हुआ है जिसको बोले हैं बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र। उसका गेटअप देख के लग रहा है कि मछुआरे का चित्र बनाया गया है, बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र। ठीक है, फिर क्या बोला? गेहूं एवं जौ के दाने। अब आपके विचार में आता है कि सर हम लोग के घर में तो गेहूं जाना एक बार जाता है तो सर गल के कहाँ चला जाता है, इतना पुराना गेहूं दाना कैसे बचा हुआ रहा? तो ये आपका विषय नहीं, बस पढ़ लीजिए, ये आपका उत्खनन आपका विषय नहीं है। फिर बोला गया विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब कि अनाज रखने के लिए बना गया है। फिर यहाँ देखिएगा तो अन्नागार कैसा है, तो इस ढंग का बनाए हुए, 6 कमरा इस साइड और 6 कमरा इस साइड, इसलिए बोला गया विशाल अन्नागार। फिर क्या बोला गया है? 2 कमरे का बैरक। बैरक का मतलब क्या होता है? जहां सैनिक रखते हैं, सिर्फ सुरक्षा के लिए रहते हैं, उसी को बोलते हैं 2 कमरे का बैरक। फिर बोलते हैं वृत्ताकार चबूतरा, और फिर बोलते हैं R37 कब्रिस्तान। अब प्रश्न उठता है कि ये तो पढ़ लिए लेकिन इतना चीजें याद कैसे रहे? तो याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं, उससे अगर एक चीज याद रहेगा तो सब याद रहेगा। देखते हैं ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक के लिए क्या याद रखना है आपको? कांसे का इक्का याद रखना है। चलिए कांसे का इक्का बना लिया। अब याद रखना क्या है? इक्का को घींच कौन रहा है? तो शंख का बना हुआ बैल खींच रहा है। स्वाभाविक है, बैल अपने मन से तो नहीं चलेगा, कुछ चलाने वाला चाहिए, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला है नहीं, तो चलाने के लिए कौन है? तो बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, ये क्या कर रहा है? इस बैल को चला रहा है। अब स्वाभाविक है ये कांसे का इक्का जो जा रहा है खाली लेके नहीं जाएगा, कोई ना कुछ पर डाला जाएगा। इसमें क्या डाला गया है? गेहूं और जौ के दाने। स्वाभाविक है गेहूं और जौ क्या है? अन्न है, तो कहां ले जाएगा? अन्नागार। इससे याद आ जाएगा विशाल अन्नागार। इससे याद क्या रहेगा? विशाल अन्नागार। और अन्नागार की सुरक्षा के लिए क्या है? तो 2 कमरे का बैरक, यहां याद रखिएगा 2 कमरे का बैरक। अन्न को कहां रखा गया है? तो अन्न को कहां रखा गया है? उतारा कहां गया है? वृत्ताकार चबूतरा पर। और इतना काम किया तो बेचारा मछुआरा मर गया और इसको दफना दिया गया कहां? R37 कब्रिस्तान। तो बेसिकली याद रखने ट्रिक क्या बताए हैं कि कांसे का इक्का याद रखिएगा और इक्का से सब कुछ जोड़ते चले जाइएगा तो लगभग सब चीज याद रहेगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में बेसिक चीज हम लोग क्या देखते हैं? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, कहीं के देता है प्रेतों का टीला। एक्चुअली क्या है? एक ऊंचा मिट्टी का ढेर मिला जिसमें उत्खनन किया तो केवल नर कंकाल मिले, तो लगा इनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है तो ये प्रेत क्यों नहीं भटक रहे हैं, इसलिए बोला गया मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। यह सिंधु नदी किनारे स्थित है।
इसका उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया। यहां से निम्नलिखित वस्तुओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब कौन कौन वस्तुएं हैं तो देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या बोले, पुजारी की मूर्ति, फिर कुम्हार का भट्ठा, विशाल स्नानागार, सूती कपड़े का टुकड़ा, मातृदेवी की मूर्ति, पशुपति, हाथी का कपालखंड, महाविद्यालय भवन, गीली मिट्टी पर कपड़े का निशान, कांसे की नर्तकी। हम लोग विशाल स्नानागार अभी फोटो में देख चुके हैं, हम लोग कांसे की नर्तकी भी देख चुके हैं, पशुपति को भी देख चुके हैं मोहर में। अब प्रश्न उठता है इतना चीजें याद कैसे रहे, 10 चीज इधर है, 8 चीज उधर, 18-25 चीजें याद क्यों रहे, कैसे रहे। और जनरली आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो याद करने के लिए फिर एक ट्रिक पे चल जाते हैं ताकि तुरंत याद हो जाए। हम लोग को क्या याद रखना है, एक समझ लो, हम लोग को केवल याद रखना है पुजारी। हम लोग को याद रखना है पुजारी। पुजारी क्या करता है तो पूजा कराता है। अब पूजा कराता है तो स्वाभाविक नहाएगा, तो नहाने कहाँ जाएगा, स्नानागार में, जिसे याद रहेगा विशाल स्नानागार। पुजारी है तो कोई बर्तन चाहिए नहाने के लिए, तो कहाँ जाएगा, कुम्हार का भट्ठा, कुम्हार से मिट्टी का बर्तन लेगा, जिससे याद आ जाएगा कुम्हार का भट्ठा। अब अगला चीज क्या याद रखना है, कुम्हार का भट्टा से नहाया, मतलब कुम्हार का भट्टा लिया, बर्तन ने नहाया, तो नहा के निकला, तो नहा के निकला तो कौन सा कपड़ा पहना, सूती कपड़ा, इसे याद आ जाएगा सूती कपड़ा का टुकड़ा, सूती कपड़ा। ये कपड़ा रखा कहाँ गया है तो रखा गया है गीली मिट्टी पर, ठीक है। तो गीली मिट्टी पर कपड़े का निशान। अब पूजा किसकी करता है तो मातृ देवी की करता है और पशुपति की करता है। पूजा के बाद कहाँ चला जाता है, पूजा के बाद वो जाता है महाविद्यालय जाता है। और विद्यालय कैसे जाता है तो हाथी के कपाल खंड से जाता है। और कहा जाता है तो कांसे की नर्तकी का नृत्य देखने, नृत्य देखने। क्लियर है। हमको क्या करना है, हमको एक चीज से याद रखना है पुजारी। फिर से देख लेते हैं, एक चीज याद रखना है पुजारी, और पुजारी याद हो गया तो सब याद हो जाएगा। पुजारी, पुजारी का क्या बोले हैं, पुजारी नहाने गया तो स्नानागार, फिर बर्तन लाया तो कुम्हार का भट्टा, कौन सा कपड़ा पहना, सूती कपड़ा, फिर गीली मिट्टी पर कपड़े का निशान, मातृदेवी पशुपति, महाविद्यालय भवन, हाथी का कपाल खंड, कांसे की नर्तकी। अगर इतना देख लिए तो ये याद हो जाएगा। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो साइट है वो है लोथल, वो है लोथल, लोथल। थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, टाइप नहीं हो पाता है ठीक से, ठीक है। लोथल, अब बोले लोथल कहाँ से मिला है तो बोले यह स्थल गुजरात के भोगवा नदी किनारे है। कई बार पूछ देता है क्योंकि भोगवा नदी बड़ा एब्सर्ड नदी, याद नहीं रहता है, इसलिए बोले गुजरात के भोगवा नदी किनारे है। यहां से निम्नलिखित वस्तुओं का साक्ष्य हुआ है। क्या बोले हैं, अग्नि कुंड या हवन कुंड, बाजरा, चावल के साक्ष्य, डॉक यार्ड, बंदरगाह, हाथी के दांत का बना पैमाना। एक मिनट थोड़ा ये ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से देख ले इसको। हम लोग क्या देख रहे हैं, तुम लोग देख रहे हैं लोथल, 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 थोड़ा टाइपिंग एरर है। यह स्थल गुजरात में भोगवा नदी किनारे स्थित है। तो भोगवा नदी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जल्दी नाम याद नहीं रहता है, क्योंकि अधिकांश सप्ताह क्या है सिंधु और सहायक नदी के किनारे है, इसलिए इस नदी का नाम पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुओं का साक्ष्य मिला है। क्या बोले हैं, अग्नि कुंड या हवन कुंड, फिर क्या बोले हैं, चावल का साक्ष्य, फिर बोले हैं बाजरा का साक्ष्य, फिर बोले हैं घोड़ा का टेराकोटा, डॉकयार्ड या बंदरगाह, हाथी का दांत का स्केल, फारस की मोहर, 3 युगल समाधियां। अब देखिए एक चीज समझ में आता है, घोड़ा का टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का मूर्ति जिसे आग में पका दिया गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हड़प्पा सप्ताह और वैदिक सप्ताह, तो वैदिक सप्ताह के लिए घोड़ा बहुत बहुमूल्य वस्तु था, बहुत उपयोगी पशु था, जबकि हड़प्पा सप्ताह के लिए घोड़े की परिचिता नहीं थी, लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, मतलब घोड़ा का जानते तो थे लेकिन उसका यूज नहीं करते थे। तो हम क्या बोले, क्या याद रखना है। अब इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उसको भी देख लेते हैं तो तुरंत याद हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। देखिए एक चीज इसको याद रखना है, बंदरगाह, डॉकयार्ड, बंदरगाह या डॉकयार्ड, जिसको हम बोलते हैं डॉकयार्ड, क्योंकि जब भी पूछेगा तो डॉकयार्ड ही पूछेगा। तो अगर ये याद रहेगा तो हमको याद है डॉकयार्ड से कहाँ जाना है, पश्चिम में मेसोपोटामिया पड़ता है तो मेसोपोटामिया जाना है। तो चाहे स्वाभाविक कैसे आएगा, तो क्या खा के आएगा, चावल और बाजरा खा के आएगा। ये पका किस पर रहेगा, अग्नि कुंड या हवन कुंड में।
ये पका किस पर रहेगा? अग्नि कुंड या हवन कुंड में। तो चावल बाजरा, अग्नि कुंड या हवन कुंड। डॉकयार्ड आ गया, तो डॉकयार्ड कैसे आ गया? घोड़ा से डॉकयार्ड आ गया, घोड़ा का टेराकोटा। डॉकयार्ड आ गया तो कहाँ चला गया? ये फारस चला गया। फारस मतलब क्या? मेसोपोटामिया चला गया। तो फारस जाएगा तो फारस की मुहर रहनी चाहिए व्यापार करने के लिए, और व्यापार के लिए है तो स्केल भी रहना चाहिए मापने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? आप बंदरगाह याद रखिएगा तो लगभग फारस की मुड़े, स्केल सब याद रहेगा। और इसमें है 3 युगल समाधियां। 3 युगल समाधियां समझ लीजिए। 3 युगल समाधियां का मतलब क्या हुआ? 1, 2 और 3। 3 युगल समाधियां का मतलब क्या हुआ? मेल और फीमेल को एक साथ दफनाने का साक्ष्य। मेल और फीमेल को एक साथ दफनाने का साथ। 3 युगल समाधि का मतलब हुआ 3 ऐसी समाधियां मिली हैं जिसमें मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया है, इसलिए इसको बोला गया है 3 युगल समाधियां। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज क्या कर जाते हैं? 3 लोगों को एक साथ दफना देना, वो नहीं है। एक्चुअली क्या है? मेल और फीमेल को एक साथ दफनाने को बोलते हैं 3 युगल समाधियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चाहुंदरो। चाहुंदरो, चाहुंदरो के बारे में देखिए, एक बेसिक चीज क्या देते हैं। चाहुंदरो पाकिस्तान, पाकिस्तान नदी नहीं, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। यहां से निम्नलिखित वस्तुओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो पहला क्या है? दवात का पात्र। फिर क्या बोल रहे हैं? लिपस्टिक का साक्ष्य। फिर बोल रहे हैं खिलौने। फिर बोल रहे हैं बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पांव के निशान। फिर वक्राकार ईंटें। फिर मनका बनाने का कारखाना। एक्चुअली मनका क्या है? इसमें आप दवात समझ रहे होंगे, लिपस्टिक भी समझ रहे होंगे, खिलौना भी समझ रहे होंगे, कुत्ता और बिल्ली के पद चिन्ह मिले हैं, पांव के निशान मिले हैं ईंट पर, वो भी समझ रहे होंगे। वक्राकार ईंट का मतलब हुआ ऐसी ईंट कर्व शेप में, उसको बोलते हैं वक्राकार ईंटें। उसको क्या बोलते हैं? वक्राकार ईंटें। फिर मनका बनाने का कारखाना। तो मनका क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देख, मनका का शाब्दिक अर्थ होता है मोती। मनका का शाब्दिक अर्थ होता है मोती, लेकिन यहाँ मनका का मतलब है पत्थर, मुलायम पत्थर जिसको मोती का शेप दे दिया गया। जैसे देखिए, ये सब क्या है? ये जो गोल गोल देख रहे हैं ये सब क्या है? मनका है। ये सब क्या है? मनका है। ये गोल गोल मूर्ति टाइप का पत्थर को घिस के शेप दिया गया है, फिर उसमें छेद करके धागा डाल दिया गया है और गला में पहनने का हार टाइप का प्रयोग किया गया है। इसी को बोलते हैं मनका। ठीक है, ये तो जेवर मिला है तो इसमें बोले गोल गोल जो है वो क्या है? मनका है, पत्थर है बेसिकली। मनका का बेसिक मतलब होता है मोती। आ जाइए हम टॉपिक पे आ जाए। देखिए, अब हमको मेन समस्या है याद कैसे रहे। तो देखो, याद तो तुरंत हो जाएगा। और एक चीज बताए थे, जैसे हम क्लास रहते थे तो लोग लिपस्टिक बैगन ले देता है, होटलाली। तो एग्जाम में होटलाली वगैरह नहीं याद है, बस लिपस्टिक ही देगा, होटलाली वगैरह नहीं देता है। ठीक है, तो आपको तो 2 चीज याद रहेगा। पढ़ाई लिखा की चीज है तो दवात का पात्र तो याद रहेगा ही, लिपस्टिक तो याद रहना ही चाहिए, खिलौना तो याद रहेगा ही। खिलौना से क्या है? बिल्ली और कुत्ते याद रहेंगे, उनका खिलौना है। वक्राकार ईंटे और मनका बनाने का कारखाना। स्वाभाविक है यहाँ सारी कारागरी की चीजें मिली हैं, तो एक राय बना गया कि लगता है यह शहर कारीगरों का शहर था। यह शहर कारीगरों का शहर था। ठीक है, अगला साइड देखते, कालीबंगा। अगला साइड क्या है? कालीबंगा। तो बोले कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित है। एक्चुअली घग्गर नदी आज सूख चुका है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यहां से निम्नलिखित चीजों का साक्ष्य मिला है। काले रंग की चूड़ियां मतलब क्या? वहां कांसे की कभी काले रंग की चूड़ियां मिली, इसलिए बोला गया काले रंग की चूड़ियां। यहाँ प्राक हड़प्पा और परिपाक हड़प्पा दोनों चरणों का साक्ष्य मिला है। मतलब यहाँ जो है, यहाँ पर प्राक हड़प्पा मतलब नगरीकरण कैसे शुरू हुआ वो भी मिला है, और नगरीकरण परिपक्वता की स्थिति में गया है, तो दोनों चरणों का साक्ष्य मिला है। दोनों चरणों का साक्ष्य मिला है। दूसरा क्या बोले हैं? यहाँ की जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। तो स्वाभाविक है, यह नगरीकरण की ओर गया, तो नगरीकरण की ओर क्या, गांव नगर की ओर जाएगा तो उसका सेटलमेंट वैसा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर नगरी के क्या देखते हैं, जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि नगरीकरण शहर की ओर गया। पूरे सिस्टम को एक बार ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा फिर क्या बोले हैं? यहाँ अधिकांश निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है। यहाँ कच्ची ईंट का अर्थ क्या है? वैसी ईंटें जिसे धूप में पका के रखी गई उसको बोलते हैं कच्ची ईंटें। तो यहाँ कच्ची ईंट का मतलब ये हो गया जो इनको धूप में सुखा के रखी गई है। तो बोला गया ये सब क्या दिखा रहा है? प्राक हड़प्पा, मतलब जब हड़प्पा बन रहा था तब का चलन दिखा रहा है। यहाँ से हल रेखा का साक्ष्य मिला है। यहाँ हल रेखा कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो हल से जो जुता हुआ एक सीध में उसका साक्ष्य मिला है, इसलिए बोलते हैं हल रेखा, कहीं कहीं बोलते हैं जुते हुए खेत का साक्ष्य। फिर क्या होता है? तो यहाँ से
टाइल्स का साक्ष्य मिला है। टाइल्स मतलब क्या? चिकनी ईंट का साक्ष्य मिला है। यहां से पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि तथा दाह संस्कार का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब समझ लीजिए, पूर्ण समाधि का मतलब क्या हुआ? किसी को पूर्ण रूप से दफना दिया गया, पूरे बॉडी को, डेड बॉडी को दफना दिए, जिसको बोलते हैं पूर्ण समाधि। देखिएगा ईसाई में, मुसलमानों में क्या होता है? पूर्ण समाधि होती है। उसी तरह देखिएगा आंशिक समाधि। आंशिक समाधि का मतलब क्या होता है? उसके आंशिक शरीर को दफनाया जाता है। जैसे पारसी लोग क्या करते हैं, कुछ डेड बॉडी को क्या करते हैं, किसी ऊंचे स्थल पर रख देते हैं ताकि चील कौवे उनका मांस खा सके। उसका जो हड्डियां बच जाती है उसको वो लोग दफना देते हैं, इसलिए बोलते हैं आंशिक समाधि। और दाह संस्कार का मतलब समझते ही हैं, हिंदुओं में क्या होता है? जलाया जाता है, उसी को बोलते हैं दाह संस्कार। तो यहाँ तीनों चीज का साक्ष्य मिला है। फिर क्या बोले हैं? एक युगल समाधि का भी साक्ष्य मिला है। युगल समाधि का मतलब क्या हुआ? मेल और फीमेल को एक साथ दफनाने का साक्ष्य। अब एक चीज समझ लीजिए, देखिएगा जो छोटा मोटा किताब है वो क्या लिख देता है इससे कि वहां युगल समाधि मिली है, तो लगता है सती प्रथा का साक्ष्य रहा होगा। लेकिन ये जो एक दो मिल रहा है उसको एग्जाम्पल नहीं, एक्सेप्शन माना गया है। अगर ये एग्जाम्पल होता तो ढेर सारी ऐसी समाधियां मिलती। इसलिए देखिएगा जितना भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट है इस बात सती प्रथा को यहां से नकार देता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट साइट देखते हैं। नेक्स्ट साइट है बनावली। नेक्स्ट साइट है बनावली। देखिए बनावली हरियाणा में स्थित है। यहां से हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरण कौन कौन हो गए? प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, पूछेगा बनवाली से कौन कौन साइट है, तो एक बनवाली ऐसा स्थल है जहां हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरण, प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पा का मतलब क्या होता है, तो हम बात कर चुके हैं, जो आरंभिक चरण जब वो नगरीकरण की ओर जा रहा था। परिपक्व हड़प्पा मतलब वो नगरीकरण की ओर पहुंच चुका है, और प्रवर्ती हड़प्पा मतलब वो पतन की ओर जा रहा है, उसका नगरीकरण पतन की ओर जा रहा है। यहां से क्या का साक्ष्य मिला है? हल रेखा, तिल, सरसों एवं जौ, मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियां, बाण का अगला हिस्सा। तीर देखे होंगे ऐसे, यही तीर का अगला हिस्सा को बोलते हैं बाण का अगला हिस्सा। ठीक है, बाण का अगला हिस्सा। ठीक है, अब याद कैसे रहे? तो याद रखो, अगर हल की आकृति याद रहेगा तो खींच कौन रहा है? पशु खींच रहा है। चला कौन रहा है? मानव चला रहा है। और हो क्या रहा है? तिल, सरसों और जौ उत्पादन हो रहा है, और इसकी रक्षा के लिए क्या है? वान। केवल ये याद रहेगा हल, तो सब कुछ याद रहेगा। हल को खींच कौन रहा है? तो पशु खींच रहा है, तो पशु का याद आ जाएगा। चला कौन रहा है? मानव चला रहा है। उपज क्या रहा है? तिल, सरसों एवं जौ। अब इसकी रक्षा के लिए क्या है? बाण। तो ये भी याद रहेगा। अब आ जाइए रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर में देखिए रंगपुर क्या, तो हम क्या बोले? रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। यहां से निम्नलिखित वस्तुओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहाँ दो ही चीज है, धान की भूसी, कच्ची ईंट का बना दुर्ग। दुर्ग क्या होता है और किला क्या होता है, जब नगर योजना में आएंगे तुम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बोले धान की भूसी या कच्ची ईंट, कच्ची जगह दुर्ग, तो हम लोग जब देखेंगे तो देखेंगे। और ये दो चीजें याद रहना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो अक्षर है धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? तो धौलावीरा याद रखिएगा, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और देखोगे तो पांचवा बड़ा स्थल है भारत में। देखोगे यहाँ से कैची कैची मिला है, तो स्टेडियम का साक्ष्य, विशाल जलाशय, साइन बोर्ड का साक्ष्य। और ये एक चीज याद रखिएगा, इस तारीख को इसको यूनेस्को में बोलोगे भारत के प्राचीन धरोहर के रूप में इसको मान्यता दे दी गई 2021